धूप में खड़ी रही सिमरन मेहरा के मेकअप पिघलने लगा था। पिघलते हुए मेकअप की वजह से सिमरन मेहरा का चेहरा कुछ अजीब सा हो गया था, जिसे देखकर मन ही मन नन्ही रिया को हंसी आ रही थी। अचानक सिमरन मेहरा ने ऊंचे आवाज में रिया से कहा, यह लो फोन और लगाओ फोन अपने पापा को और उन्हें कहो कि स्कूल में आकर आज वह तुम्हें पिकअप करे। धूप में छोटी की हुई रिया की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। सिमरन मेहरा ने अपना एक हाथ आगे करते हुए ठीक रिया के चेहरे के सामने उसका फोन रिया को ऑफर किया। कुछ देर अपने होठों दबाते हुए रिया ने अपने मन में कुछ सोचा और फिर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए नन्ही सी रिया ने सिमरन से कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है कि रोहित मारवा ही मेरे डैडी है तो क्यों नहीं आप ही उन्हें फोन करके पूछ लेती कि मैं उनकी बेटी हूँ या नहीं। रिया के मुंह से यह इस तरह की काउंटर कन्वेंस सिमरन मेहरा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिया की इस बात का क्या जवाब देती वो सिमरन समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर यूं ही कुछ सोचने के बाद सिमरन मेहरा ने हड़बड़ाते हुए आवाज में रिया से कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं मिस्टर मारवा को परेशान नहीं करने वाले। समझी, मैं जानती हूँ यह तुम्हारी कोई तकरीब है। अपनी कमर सीधी करते हुए रिया ने सिमरन मेहरा से कहा, मैं समझ गई टीचर, आप शायद मेरे पापा से डरती है। वो तो रिया की बात बिल्कुल सच थी, मगर कहीं रिया की बात आसपास खड़ी किसी व्यक्ति ने सुनी तो नहीं ली। यह कंफर्म करते हुए सिमरन यहाँ वहाँ देखने लगी, मगर इतनी धूप में इस वक्त पूरे प्लेग्राउंड में रिया और सिमरन मेहरा के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। रिया की हाजिरी जवाब के सामने तकरीबन 25 से 30 साल बड़ी सिमरन मेहरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह रिया की बातों का जवाब दे। अपने हाथों में फोन घुमाते हुए सिमरन मेहरा ने रिया से कहने लगी, मिस्टर मारवा दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। एक छोटी छोटी बातों के लिए डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बस उनका नाम लेकर तुम दूसरों पर अपनी इम्प्रेशन जमाना चाहते हो। इसके अलावा इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, तुम्हारी बातों को सच समझकर अपनी बेटी की सेंटर पोजीशन तुम्हें दे दी। सरप्राइज रिया ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए सिमरन मेहरा से पूछा, यह क्या कह रहे हैं आप टीचर? मेरे पापा की आइडेंटिटी और मेरे डांस पोजीशन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? रिया का चिल्लाते हुए सिमरन मेहरा ने रिया से कहा, अरे बेवकूफ लड़की, मैंने सोचा था कि तुम रोहित मारवा की बेटी हो, इसीलिए तो मैं डांस में सेंटर पोजीशन दी थी। स्कूल में बच्चों के माँ बाप की हैसियत से बच्चों को ट्रेन किया जाता है, ना कि उनकी टैलेंट की वजह से। जैसे ही सिमरन मेहरा ने यह बात कही, रिया ने झट से अपने पॉकेट से अपना मोबाइल फोन निकाला और सिमरन मेहरा को अपनी फोन स्क्रीन दिखाते हुए कहा, टीचर आई एम सॉरी, गलती से मैंने आपकी सारी बात रिकॉर्ड कर ली है। मैं जानती हूँ कि बच्चों को स्कूल में मोबाइल फोन नहीं लाना चाहिए, मगर वह क्या है ना, मेरी मम्मा को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं आप स्कूल में मेरे साथ कोई इंजस्टिस ना करे, इसीलिए उसने मुझे यह फोन दिया और उसमें यह ऑडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी है। रिया की बात सुनकर सिमरन मेहरा चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 5-6 साल की बच्ची में इतनी इंटेलिजेंस कैसे हो सकती थी। तभी सिमरन मेहरा के थोड़े नजदीक जाकर रिया ने जब हुई आवाज में कहा, मुझे लगता है मम्मी ने मेरे ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा है। अब आप ही बताइए सिमरन टीचर, मैं यहाँ पर आपने दी हुई पनिशमेंट पूरी करूँ या फिर वापस क्लासरूम में जा सकती हूँ? यह कहते वक्त रिया ने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग पर अपनी उंगली रख दी थी। सिमरन को पता था कि रिया की एक टेप से वह ऑडियो रिकॉर्डिंग रिया अपनी माँ को सेंड कर देंगी या फिर इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। इस तरह की ब्लैकमेलिंग एक 6 साल के बच्चे से सिमरन मेहरा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अपनी मुट्ठी को दबाते हुए सिमरन मेहरा ने अचानक ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल लिए और एक फेक हंसी निकालते हुए सिमरन मेहरा ने रिया से कहा, अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। तुम इतनी प्यारी बच्ची हो, सब बच्चों को इतना हंसाती हो, मैंने सोचा थोड़ी हंसी मजाक तुम्हारे साथ भी कर ली जाए। कैसा लगा तुम्हें मेरा मजाक? नन्ही सी रिया ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके सिमरन मेहरा को एक बड़ी सी स्माइल दी और कहा, टीचर क्लासरूम चले? यहाँ धूप बहुत है, मगर हाँ टीचर, क्लासरूम जाने से पहले एक बार आप अपनी शक्ल आईने में जरूर देख लीजिएगा। वह क्या है ना, धूप की वजह से आपका असली चेहरा बाहर आ गया है, आई मीन आपका मेकअप उतर गया है। सिमरन मेहरा से यह कहकर रिया प्लेग्राउंड से क्लासरूम की ओर चलने लगी और चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए रिया के पीछे पीछे सिमरन मेहरा भी स्कूल के क्लासरूम की ओर जाने लगे। डांस स्टूडियो में एंटर होते ही रिया ने देखा मिस का पहले से ही बाकी बच्चों की बॉस बन गई थी।
और अपनी एक टांग एक छोटी सी चेयर के ऊपर रखकर बाकी बच्चों से बातें कर रही थी। तुम लोगों ने देखा ना क्या हुआ, अगर इस स्कूल में कोई भी मुझे बुली करने की कोशिश करेगा तो मेरी मम्मा उसे पनिश करेगी, जिस तरह मम्मी इस वक्त रिया को प्लेग्राउंड में मुर्गा बनाकर पनिश कर रही होगी। यह कहते ही हुए मिस्का जोर जोर से हंसने लगी। तभी बैकग्राउंड की मिस्का के कानों पर आवाज पड़ी। आवाज सुनकर आसपास खड़े फिर से पहले की तरह हंसने लगे। जैसे ही मिस्का ने मुड़कर देखा तो चेहरे पर मुस्कान लिए रिया बाकी बच्चों के साथ हंसी खुशी बातें कर रही थी। जैसे ही मिस्का रिया के पास जाने लगी, दरवाजे से अंदर आती हुई सिमरन मेहरा ने जोर से आवाज लगाई, सारे बच्चे फिर से अपनी पोजीशन ले लो, कम ऑन गेट बैक टू योर पोजीशन। मिस्का सुना नहीं तुमने, गेट बैक टू योर पोजीशन नाउ। सारे बच्चे दौड़कर डांस फ्लोर पर अपनी अपनी पोजीशन में जाकर खड़े हो गए। मिस्का की आंखों में आंसू छलकने लगे और उसका सर बार बार नीचे की ओर झुकने लगा था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल मिस्का जोर से फुट फुट कर रोने लगेगी, मगर ऐसा हो उससे पहले ही सिमरन मेहरा ने जोर से आवाज लगाते हुए सारे बच्चों को ऑर्डर किया, आई एम गोइंग टू काउंट द बीट नाउ द फर्स्ट एक्शन 1 2 3 4 2 2 3 4। थोड़ी देर यह स्टेप रिपीट करने के बाद सिमरन ने रिया से कहा, रिया तुम सेंटर हो और सेंटर पोजीशन के डांस में बाकी बच्चों से ज्यादा ग्रेस होना चाहिए। जो तुम एक काम करो, वहां साइड में जाकर 100 बार स्टेप को प्रोसीड करो। रिया जानती थी कि अब सिमरन जानबूझकर उसी छोटी बातों के लिए परेशान करने वाली थी, मगर रिया भी ब्रेकआउट करने वालों में से नहीं थी। क्यूट करने का मतलब यह होता कि यूनिवर्सिटी सेलिब्रिटी में रिया पार्टिसिपेट नहीं करती और फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का मौका मिस्का को मिल जाता। इसलिए रिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। रिया ने सोचा कि अगर थोड़ी बहुत इंजस्टिस उसे सहनी पड़े तो वह सह लेगी। एक साइड में जाकर अपने डांस प्रोसेस करने लगी। रिया की उम्र 6 साल की थी, मगर वो किसी सोल्जर से कम नहीं थी। एक बार रिया ने कुछ ठान ली तो उस टारगेट को पाने से पहले रिया हार मानने वालों में से नहीं थी। हाँ, हालांकि रिया की यह जीत कभी कभी गुस्से में बदल जाती थी, जैसे इस वक्त उसे रोहित मारवा पर इतना गुस्सा था कि बार बार फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजने पर भी उसने रोहित मारवा को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अनब्लॉक नहीं किया था। डांस की इनिशियल स्टेप बहुत डिफिकल्ट थे। कई बार उसे जमीन से ऊपर उठकर छलांग लगानी थी। 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बच्चे अक्सर थक जाते या तो जमीन पर गिर पड़ते, मगर बार बार प्रैक्टिस करने के बावजूद रिया थक नहीं रही थी। वह बार बार हवा में उछलकर जमीन पर गिरती थी, फिर खड़ी होकर हवा में उछलती, जमीन पर गिरती, मगर रिया ने सोच लिया था कि जब तक वह इस स्टेप पर मास्टरी नहीं हासिल कर लेती वह अपनी प्रैक्टिस छोड़ने वाली नहीं थी। लगभग 15-20 मिनट तक प्रैक्टिस करने के बाद अचानक ही रिया ने उन स्टेप पर अपनी मास्टरी हासिल कर ली थी। बाकी बच्चे थककर सिर्फ रिया की ओर मुंह खुला करके देखने लगे थे। कुछ बच्चों को रिया को देखकर ही थकान महसूस होने लगी थी। तभी प्रैक्टिस कर रही रिया के पास आकर सिमरन मेहरा ने कहा, अभी भी वक्त है, सोच लो, क्या तुम यह सब कर पाओगी? अगर नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, अपनी सेंटर की पोजीशन छोड़ दो, मैं तुम्हें किसी और पोजीशन पर डांस करवा दूंगी जहां तुम्हें इतनी तकलीफ ना उठानी पड़े। क्या है ना, सिर्फ ब्लैकमेलिंग सीखने से टेलिंग नहीं आती। टेलिंग तो इंसान माँ के पेट से लेकर पैदा होता है और तुम्हें या तुम्हारी माँ को देखकर लगता नहीं कि तुम दोनों में किसी भी तरह की कोई टेलिंग हो। मेरा मतलब है डांसिंग टेलिंग। क्या है कि अगर इतनी बड़ी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करना है तो थोड़ा बहुत पहले से सीख कर आती तो अच्छा होता। सच पूछो तो मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यह सेंटर पोजीशन की जीत छोड़ ही देती। प्रैक्टिस कर रही रिया को एक बात अच्छी तरह से पता थी कि आज के बाद सिमरन मेहरा उसे इसी तरह की ट्रेनिंग देगी जो किसी 6 साल के बच्चे के लिए करना नामुमकिन हो। मगर रिया भी रिया थी, वो कहाँ अपनी जीत छोड़ने वाली थी। रिया ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन तक अगर उसे इस पेनफुल फिजिकल ट्रेनिंग से रोज गुजरना पड़े तब भी वह अपनी पोजीशन छोड़ने वाले नहीं थी। लगभग 20 मिनट बीत चुके थे जब डांस खत्म हुआ। ट्रेनिंग करते करते रिया के पाँव सूजकर मोटे हो गए थे। रिया ने अपने पाँव पर खड़े रहने की भी ताकत नहीं थी। चेहरे पर पसीना और तेज सांसें ले रही रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एथलीट ओलंपिक जाने की तैयारी कर रहा हो। डांस स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद रिया ठीक से चल नहीं पा रही थी। जब यश ने रिया को इस हालत में देखा
तो यश दौड़कर रिया के पास आया और रिया को सहारा देते हुए उसे क्लासरूम तक ले गया। नन्ही सी पिंकी भी जल्दी से रिया के लिए पानी लेकर आई। अपनी वाटर बोतल रिया को ऑफर करते हुए पिंकी ने कहा, थोड़ा सा पानी पी लो, यू विल फील बेटर। रिया ने झट से पिंकी के हाथ से पानी की बोतल ली और बोतल का टॉप खोलकर बिना रुके उसने पानी का एक बड़ा सा घूंट लिया। देखते ही देखते पिंकी की वाटर बोतल आधी हो गई। बोतल को डेस्क पर पकड़ने के बाद रिया ने एक लंबी सांस छोड़ी। रिया की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अचानक ही रिया की जान में जान आ गई थी। जैसे ही रिया ने अपनी आंखें खोली, सामने मुस्कुराती हुई मिस्का मेहरा खड़ी थी। मिस्का ने जोर से अपना हाथ रिया की डेस्क पर पटकते हुए कहा, अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो क्यों जिद पकड़कर बैठे हो? तुम्हारी जगह मैं होती तो कब की सेंटर पोजीशन छोड़ दी होती। रिया ने मिस्का के हाथ के ठीक बगल में अपना हाथ जोर से डेस्क पर पटकते हुए कहा, यही तो मार खा गई तुम, मिस्का तो डोंकी। मैं नहीं हूँ मिस्का द डोंकी। मिस्का हमेशा की तरह फिर से रोती हुई वहां से चली गई और क्लास के बाकी बच्चे रिया की स्मार्टनेस और हौसले की दाद देने लगे। कुछ देर के बाद स्कूल खत्म हो गई। स्कूल के गेट पर एक के बाद एक पेरेंट्स आकर अपने बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाने लगे थे। हमेशा की तरह आज भी अनिका रिया को लेने में लेट हो गई थी। किन्नरी टीचर स्कूल की गेट पर रिया का हाथ पकड़कर खड़ी थी। किन्नरी टीचर को हमेशा से अनिका के लिए बहुत रिस्पेक्ट था। एक सिंगल पेरेंट होने के बावजूद सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर वो इतना कुछ मैनेज कर रही थी। तभी पीछे से रोती हुई मिस्का का हाथ पकड़कर सिमरन मेहरा गेट से बाहर निकलकर अपनी कार की ओर जाने लगी। जब सिमरन मेहरा की नजर टीचर और उसके साथ खड़ी रिया पर पड़ी तो वह जाते जाते रुक गई। किन्नरी के पास आकर सिमरन मेहरा ने कहा, क्या हुआ? इतने बड़े बाप की बेटी अब तक इस तरह धूप में गेट पर खड़ी है, कोई लेने नहीं आया? सिमरन की बात का जवाब देते हुए रिया ने कहा, मेरी मम्मा बहुत बिजी रहती है, इसलिए कभी कभी आने में देर हो जाती है। सिमरन मेहरा ने अपने सनग्लासेस उतारते हुए कहा, मम्मा लेट हो जाती है, मगर क्या तुम्हारे डैडी अपने किसी ड्राइवर को भेजकर तुम्हें स्कूल से पिक करने नहीं कर सकते? मारवा इंडस्ट्रीज के मालिक अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कब तक और झूठ बोलोगी? कहो क्यों नहीं देती कि रोहित मारवा के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है? कब तक इस तरह रोहित मारवा का नाम यूज करके तुम दूसरों पे इंप्रेशन जमाओगे? और तुम्हारी माँ का झूठ एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। और तुम दोनों जानती नहीं कि जिस दिन रोहित मारवा तक यह बात पहुंचेगी कि तुम लोग उसके नाम का कितना गलत उपयोग करते हो, तब वह तुम्हारी क्या हालत करेंगे? तुम जानती नहीं रोहित मारवा को। रिया को अभी भी रोहित के बिहेवियर पर बहुत गुस्सा था। उसने सिमरन मेहरा की बातों का जवाब देते हुए कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे डैड को, और शायद मुझसे बेहतर इस दुनिया में उन्हें और कोई नहीं जानता। और एक बात याद रखना, जब वह मेरे सामने आएंगे तो वह मेरी हालत नहीं बिगाड़ेंगे, बल्कि मैं उनकी हालत बिगाड़ दूंगी। रिया की बात पर हंसते हुए सिमरन मेहरा ने कहा, तुम जानती भी हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? रिया ने अपनी आवाज बढ़ाते हुए सिमरन मेहरा से कहा, मैं अपने डैड रोहित मारवा की बात कर रही हूँ। रिया की आवाज जैसे अचानक ही स्कूल बिल्डिंग की दीवारों से टकराकर इको होने लगी और रास्ते के सामने खड़ी लंबी सी काली गाड़ी का टिंटेन शीशा स्लाइड होकर उतरने लगा। कार में बैठा रोहित मारवा स्कूल गेट पर खड़ी रिया को देखकर चौंक गया। स्कूल के पास खड़ी रिया को देखकर रोहित हैरान रह गया। वही चेहरा, वही नाक, ऐसा लग रहा था जैसे मानो आर्यन ने लड़कियों की स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। रोहित जल्दी से कार से बाहर निकला और स्कूल गेट की ओर चलने लगा। तभी अचानक रोहित ने सिमरन मेहरा को कहते हुए सुना, और कितना झूठ बोलोगी सबके सामने? रोहित मारवा तुम्हारा बाप कैसे हो सकता है? अगर उन्हें पता चला कि तुम उसके नाम का गलत फायदा उठा रहे हो तो ऐसा मुकदमा चलाएंगे तुम पर कि जिंदगी भर याद रखेंगे। इससे पहले कि सिमरन मेहरा नन्ही सी रिया को और कुछ कहती, सिमरन मेहरा को अपने पीछे से भारी आवाज सुनाई दी, एक छोटे बच्चे पर तो कोई केस नहीं किया जा सकता, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि एक छोटे बच्चे को इस तरह परेशान करने का आप पर जरूर चाइल्ड मेंटल टार्चर का मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसी भारी आवाज सुनते ही सिमरन मेहरा के पांव जम गए। धीरे से जब सिमरन मेहरा ने मुड़कर अपने पीछे देखा तो एक लंबा सा आदमी डिजाइनर ब्लैक सूट, ब्लैक जूते और ब्लैक सनग्लासेस में कुछ बॉडीगार्ड के साथ खड़ा था। भले ही सिमरन मेहरा कभी रोहित से मिली नहीं थी, मगर रोहित मारवा की कई सारे तस्वीरें सिमरन मेहरा ने सोशल मीडिया पर देख रखी थी। रोहित को इस तरह अपने सामने देखकर सिमरन मेहरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह सांस ले या मुस्कुराए।
या कुछ बात करे। बस खुली आंखों से सिमरन रोहित को बिना हिले देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल गेट के बाहर अचानक ही पूरी दुनिया थम सी गई है। कहीं ना कहीं सिमरन मेहरा को शादी से पहले रोहित पर बहुत बड़ा क्रश था, मगर वह एक बात अच्छी तरह जानती थी कि रोहित तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। आज अचानक रोहित को इस तरह सामने खड़े देखकर सिमरन के दिल में रोहित के लिए फिर से पुराने इमोशंस जागने लगे थे। इससे पहले कि सिमरन अपने आप को संभाल पाती, सिमरन के ठीक पीछे खड़ी रिया ने रोहित की ओर देखकर जोर से कहा, डैडी आप यहाँ। रिया के मुंह से रोहित के लिए डैडी सुनते ही सिमरन की आंखें फटी की फटी रह गई। बड़ी बड़ी आंखों से सिमरन ने पहले तो रिया की ओर देखा और फिर लड़खड़ाते कदमों से रोहित की तरफ अपने हाथों से इशारा करते हुए रोहित से पूछा, क्या यह आपकी बच्ची है मिस्टर मारवा? रिया को देखते ही रोहित बिल्कुल हैरान हो गया। रोहित की आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा था वह खुद रोहित को पता नहीं चल रहा था। रिया की ओर देखते हुए रोहित ने सिमरन मेहरा से कहा, हाँ शी इज माई चिल्ड्रन। रोहित के मुंह से यह सुनते ही सिमरन मेहरा को ऐसा लग रहा था कि जैसे अचानक अभी आसमान से एक बिजली ठीक उसके पांव पर आकर कड़की थी। सिमरन मेहरा के कदम इस तरह लड़खड़ाने लगे थे जैसे मानो अचानक ही उसे लकवा मार गया हो। बहुत कोशिश करने के बाद सिमरन मेहरा ने अपने आप को जमीन पर गिरने से बचाया और सबके सामने होने वाले असेंबली से भी। मगर इस वक्त सिमरन मेहरा को यह जरूर लग रहा था कि वह शायद सांस लेना भूल गई थी। रोहित मारवा आगे बढ़कर रिया की ओर झुका और फिर अपने दोनों हाथों से रोहित मारवा ने रिया को अपनी गोद में उठा लिया। लंबे कद के रोहित मारवा ने जब रिया को उठा लिया तो बाप बेटी की इस तस्वीर को देखते हुए किन्नरी टीचर की भी आंख में आंसू आ गए। रोहित ने रिया को इस तरह पकड़ा था जिसे रोहित के हाथों की ताकत की वजह से रिया को बिल्कुल हर्ट ना हो। बाप बेटी बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। रिया ने अपना एक हाथ रोहित के मजबूत कंधे पर रख दिया। रिया ने शायद बचपन से ही यही चाहा था कि एक दिन उसके पापा इस तरह उसे सबके सामने अपने हाथों में उठाए और रिया ने अपने पापा के मजबूत कंधे पर अपना सर रख दे। रिया ने आज वही किया। अपना सर रोहित के कंधों पर रखते हुए रिया मानो कुछ सेकंड के लिए चैन की नींद सोना चाहती थी। रिया को अपनी बाहों में कंफर्टेबल करने के बाद रोहित ने सिमरन मेहरा की ओर देखकर पूछा, आपके पति कौन है, क्या करते हैं? सिमरन मेहरा इस वक्त अपने पति की पहचान रोहित के सामने छुपा नहीं सकती थी, मगर वह जानती थी कि रोहित की बातों का जवाब तो उसे कभी भी किसी कीमत पर देना ही होगा और झूठ बोलने का भी रोहित के सामने कोई फायदा नहीं था। रोहित चुटकी बजाते ही असलियत का पता कर सकता था। बिल्कुल धीमी और अटकती हुई आवाज में सिमरन ने रोहित से कहा, अशोक मेहरा। सिमरन अच्छी तरह जानती थी कि रोहित अपना बदला औरतों से कभी नहीं लेता था। पास्ट में भी जब किसी अनमैरिड लड़की ने रोहित को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी तो रोहित उस लड़की के पापा से डील करता और अगर लड़की शादीशुदा हुई तो उससे उसके पति से। गेट के पास खड़े किन्नरी टीचर को अब तक पता चल चुका था कि सामने खड़ा यह हैंडसम आदमी रिया का बाप था, मगर एक मिडिल क्लास टीचर होने के नाते किन्नरी टीचर को यह नहीं पता था कि सामने खड़ा आदमी दिल्ली का और शायद देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून रोहित मारवा था। सिमरन मेहरा को इस तरह टेंशन में देखकर किन्नरी टीचर उनके पास आई और उनसे पूछने लगी, क्या हुआ मिसेज मेहरा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सिमरन ने इस बार बिना किन्नरी टीचर या रोहित को देखे अपनी बेटी मिस्का का हाथ पकड़ा और लगभग दौड़ते हुए अपनी कार में बैठ गई और तेजी से कार वहां से निकलते हुए भाग चले। रोहित मारवा रिया को लेकर अपनी कार में बैठ गया। जब कार आगे बढ़ने लगी तो रिया की पीठ पर हाथ घुमाते हुए रोहित ने रिया से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें आर्यन, और तुम बलवेसर के एकेडमी की जगह यहाँ कैसे आए, और वह भी इस तरह की यूनिफॉर्म पहनकर? रोहित के मुंह से जैसे ही रिया ने आर्यन का नाम सुना, रिया तुरंत समझ गई कि रोहित अब तक यही समझ रहा था कि रिया आर्यन है। वहाँ रोहित मन ही मन आर्यन के लिए बहुत सैड फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बेटे के साथ आखिर यह सब क्या हो रहा है और क्यों वह लड़की बनकर अलग अलग जगहों पर घूम रहा था। मगर किसी तरह रोहित ने अब यह बात सोच ली थी कि आर्यन को डांटकर या धमकाकर उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं होने वाला था। इसलिए अब जो कुछ भी करना था वह रोहित को बड़े ही पेशेंस के और प्यार के साथ करना था। हाजिर जवाब रिया ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, वह एक्चुअली बलवीर सर मुझे यहाँ छोड़ गए थे। रिया को इस वक्त जो सबसे बेस्ट क्यूज लगा वो उसने रोहित को दे दिया। उस तरह से रिया को एक बात पता चली थी कि उसे अपना
अगला बहाना बनाने के लिए कुछ टाइम मिल जाए। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बलवीर सर ने आर्यन को इस तरह स्कूल में क्यों भेजा था। तब रिया ने रोहित का हाथ पकड़ते हुए रोहित से कहा, चलो डैडी, हम इसी वक्त बलवीर सर के पास जाकर उनसे पूछते हैं। रोहित ने रिया के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बाद में पूछ लेंगे, अभी हम सीधा घर जाएंगे। मगर उससे पहले चलो तुम्हारे लिए कुछ खिलौना खरीदने चलते हैं। रिया को पता था कि आज की अदला बदली नहीं थी, इसलिए कोई बड़ी गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। मगर इस वक्त रिया के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वह बस रोहित की हाँ में हाँ मिलाने लगी थी। रोहित अपने इमोशन में आकर रिया से पूछने लगा, तो बताओ मुझे, तुम्हें किस तरह के टॉयज खरीदने हैं? शीशे से बाहर देख रही रिया ने बिना सोचे रोहित से कह दिया, बेबी डॉल। अपने बेटे की चॉइस पर रोहित चौंका जरूर था, मगर इस बार बिना किसी आर्ग्यूमेंट के रोहित ने ड्राइवर से कह दिया कि वह गाड़ी किसी ऐसी जगह ले चले जहां अच्छी से अच्छी गुड़िया मिलती है। रोहित रिया को एक बहुत बड़े टॉय शोरूम में ले गया, जहां हजारों बड़ी छोटी बेबी डॉल डिस्प्ले में रखी थी। शोरूम को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई शोरूम नहीं बल्कि राजकुमारी का महल हो। डिस्प्ले में रखी हजारों बेबी डॉल में से रिया के लिए बेस्ट बेबी डॉल सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। जब रोहित ने देखा कि आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि उसे कौन सी बेबी डॉल में ज्यादा पसंद है, तब रोहित ने जेब से बैंक कार्ड निकालते हुए स्टोर मैनेजर से कहा, यह सारी डॉल पैक करके मेरे घर भिजवा दो। रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही रिया और स्टोर मैनेजर सरप्राइज होकर रोहित की ओर देखने लगे। एक ही पल में रिया का रोहित पर गुस्सा जैसे अचानक पिघल गया था, मगर फिर उसे याद आया कि गुड़िया के लिए वो रोहित का बिहेवियर नहीं भूल सकती थी। बलवीर सर की एकेडमी में आर्यन पिछले आधे घंटे से रोहित का इंतजार कर रहा था। अपने हाथों के बीच अपना सर रखकर रोहित को खोजते हुए आर्यन एकेडमी के डोर स्टेप पर बैठा था। आर्यन को लगने लगा था कि शायद रोहित अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अपने बेटे को एकेडमी से पिक करना ही भूल गया था। आर्यन फिर से रिसेप्शन पर जाकर बलवीर सर को बताने वाला था कि रोहित को फोन करके चेक करे कि अभी वह कहाँ तक पहुंचा है। अभी आर्यन अपनी जगह से उठा ही था कि ट्रेनिंग एकेडमी की मेन एंट्रेंस से अनिका अपनी गाड़ी में एंटर हुई। गाड़ी से निकलते ही अनिका ने आर्यन से कहा, आर्यन जल्दी मेरे साथ आओ। अपने हाथ में आर्यन का हाथ लेकर अनिका उसे लगभग खींचते हुए गाड़ी की ओर ले जाने लगी। गाड़ी में बिठाते हुए अनिका ने आर्यन से कहा, आज तुम्हारे पापा ने रिया को देख लिया और वह उसे अपने साथ ले गए हैं। मैं जब रिया को लेने स्कूल पहुंची तब किन्नरी टीचर ने मुझे बताया कि रिया को ऑलरेडी उसके पापा ले गए हैं। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि रोहित को पता है कि उसकी एक डॉटर भी है जो हूबहू आर्यन जैसी दिखती है। फिर भी रिया को देखने के बाद उसे इस बात का अंदाजा क्यों नहीं हुआ कि रिया ही उसकी वह डॉटर हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित को अपनी बेटी मिल गई इसलिए वह आर्यन को भूल गया और उसे पिक ही नहीं करने आया, या फिर सचमुच रोहित मारवा द बिजनेस टाइकून यह समझ नहीं पाया कि रिया उसकी बेटी है। निराश आर्यन को अपने पापा के आईक्यू पर अब बहुत दया आने लगी थी और वह यह जानकर खुश भी हुआ था कि ज्यादातर लड़कों की आईक्यू लेवल अपनी माँ पर गई होती है। फिर अचानक आर्यन के मुंह पर स्माइल आ गई और मुस्कुराते हुए आर्यन ने कार चला रही अनिका से पूछा, मॉम आप क्या करेंगे जब डैड को रिया के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा? अपने हाथों की ग्रिप स्टेयरिंग पर मजबूत करते हुए अनिका ने बिना आर्यन को देखे कहा, तब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। तुम्हें और रिया को लेकर मैं यह कंट्री छोड़कर तुम्हें कहीं दूर ले जाऊंगी, इतनी दूर जहां दो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का हाथ हम तीनों तक पहुंच ही ना सके। अपनी राइट हैंड की उंगलियां अपने नाक के नीचे से सरकाते हुए अनिका ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए लड़ना नहीं छोड़ूंगी। अनिका को इस तरह देखकर आर्यन ने पूछा, मगर हम उनको सब कुछ सच क्यों नहीं बता सकते? अपनी आवाज में थोड़ी सी नरमी लाते हुए आर्यन की इस बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, क्योंकि हमें आज तक यह नहीं पता कि तुम्हारे पापा आखिर मुझे यानी कि तुम्हारी मॉम से इतनी नफरत क्यों करते हैं और बिना नफरत की वजह जाने मैं उन्हें सच नहीं बता सकती। थोड़ी देर बाद अनिका आर्यन को लेकर मनोदरा हाउस पहुंची। मनोदरा हाउस पहुंचने के बाद आर्यन ने जल्दी से अंजलि मम्मी को हाय कहा और दौड़कर ऊपर वाले कमरे में चला गया। आर्यन जिस तरह के कपड़ों में था, आर्यन को इस बात का डर था कि कहीं अंजलि मम्मी आर्यन और रिया के बीच का फर्क पहचान ना ले। फटाफट ऊपर बेडरूम में जाकर आर्यन ने रिया के कपड़े पहन लिए और रिया को एक इमरजेंसी कॉल लगा दिया।
वहां रिया रोहित मारवा के साथ मारवा हाउस पहुंच चुकी थी। रिया का सेल फोन रिया की जेब में था। रोहित को फोन के बारे में पता ना चले इसलिए रिया ने पहले ही अपना सेल फोन साइलेंट पर रख दिया था। रोहित ने बेबी डॉल की पूरी दुकान घर मंगवा ली थी और आर्यन के बेडरूम में हर जगह बेबी डॉल सजा दी थी। इतनी सारी खूबसूरत बेबी डॉल को देखकर रिया अपनी सिचुएशन और रोहित पर आया हुआ गुस्सा दोनों भूल चुकी थी। आर्यन का फोन बार बार रिया की जेब में बज रहा था मगर रिया को यह बात पता नहीं चल रहा था। रिया तो बस अलग अलग बेबी डॉल को देखकर यह डिसाइड करने में बिजी थी कि किस डॉल के साथ अभी वो खेलेंगी। रिया के चेहरे की मुस्कान और एक्साइटमेंट देखकर रोहित को बहुत अच्छा लग रहा था। न जाने क्यों इस बार आर्यन को लड़कियों जैसी हरकतें करके देखकर रोहित को उस पर गुस्सा या टेंशन नहीं आ रहा था, बल्कि कहीं ना कहीं सामने खेल रहे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखकर रोहित को बहुत अच्छा लग रहा था। मुस्कुराती हुई रिया के पास जाकर रोहित ने कहा, इससे पहले कि तुम बेबी डॉल से खेलो, आई थिंक तुम्हें फ्रेश होकर चेंज कर लेना चाहिए। यह देखो किस तरह की यूनिफॉर्म तुमने पहनी है, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? नन्ही रिया जो इस वक्त अपनी बेबी डॉल के साथ बिजी थी, उसने रोहित की ओर अपने दोनों कंधे हवा में उठाते हुए कहा, क्या खराबी है इस ड्रेस में? यह कहने के बाद रिया फिर से बेबी डॉल के साथ खेलने लगी। रोहित रिया की इस बात पर कुछ रिएक्ट करता उससे पहले तेजी से अब्दुल आर्यन के बेडरूम में दाखिल हुआ और रोहित से कहने लगा, सर मुझे मिस अनिका के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। मुझे लगता है कि आपको जल्दी से देखना चाहिए। इससे पहले कि अब्दुल कुछ और कहता, रोहित ने इशारे से अब्दुल को चुप रहने को कह दिया और उसे बाहर ऑफिस में मिलने का इशारा किया। रिया को बेडरूम में खेलते हुए छोड़कर रोहित और अब्दुल ऑफिस में चले गए। ऑफिस में पहुंचते ही रोहित ने अब्दुल से कहा, अब बताओ क्या इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हें मिस अनिका के बारे में?